हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। हम लोग यूपी पीसीएस और बाकी के जो स्टेट पीसीएस हैं इसके लिए जीएस के पेपर के आंसर राइटिंग सीरीज़ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसकी शुरुआत हम पेपर नंबर 1 से करेंगे और फिर पेपर नंबर 1 के बाद 2, 3, 4 और यूपी स्पेशल जो पेपर 5 और पेपर 6 है ये सभी हम लोग करेंगे। हम लोग के जो डिस्कशन का तरीका होगा वो पास्ट ईयर के क्वेश्चंस को लेकर के होगा। पास्ट ईयर के क्वेश्चंस को हम लोग लेंगे, उसके आंसर का जो आइडिया है, जो स्ट्रक्चर है वो डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या कंटेंट हो सकता है। तो एक रिवीजन मटेरियल के तौर पर ये पूरी सीरीज़ होगी जिसमें हम ना सिर्फ केवल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बल्कि उससे रिलेटेड जो भी हमारा कंटेंट है, जो सिलेबस है, जो उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये जो मटेरियल है वो टेलीग्राम लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, यहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं और रिवीजन बेटर तरीके से कर सकते हैं। एक रिवीजन मॉड्यूल के तौर पर लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ जनरल स्टडीज़ पेपर नंबर 1। सो यहाँ पर अगर हम लोग क्वेश्चंस को देखें, सो पहला क्वेश्चन हमारे पास है गिव एन अकाउंट ऑफ वैदिक लिटरेचर। अब वैदिक लिटरेचर के बारे में अगर बात करें तो हमारे पास में सबसे पहले जब आप इस आंसर को लिखेंगे तो अपना आंसर जो लिखना होता है वो पहले इंट्रोडक्शन लिखनी होती है। इंट्रोडक्शन में आप यहाँ पर जो हमारा वैदिक पीरियड है इस वैदिक पीरियड को डिफाइन कर सकते हैं कि वैदिक पीरियड आखिर कब शुरू हुई थी, किस तरीके से शुरू हुई थी, या फिर आप इसके जो लोगों ने बोले हैं उसके बारे में आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर आप चाहे तो ये लिख सकते हैं कि वैदिक पीरियड की जो शुरुआत है वो हमें 1500 BC से स्टार्ट होती हुई देखने को मिल जाती है। हम इस वैदिक पीरियड को दो पार्ट में हम इसे डिवाइड करके रखते हैं। ये हमें एक अर्ली वैदिक पीरियड और दूसरा हमें लेटर वैदिक पीरियड के फॉर्मेट में देखने को मिल जाती है। अब ये जो हम लोगों ने डिवीज़न किया है अर्ली वैदिक पीरियड और जो लेटर वैदिक पीरियड है, ये आयरन यानी लोहे की खोज को लेकर के हुई थी, आयरन के बेसिस पर ये की गई थी। वैदिक शब्द संस्कृत के शब्द विद से निकला हुआ है जिसका मतलब होता है नॉलेज। ये हम लोगों ने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिख दिया। अब हम लोग लिखेंगे कि वैदिक जो टाइम था, इस समय की जो भी लाइफस्टाइल है, जो भी दिनचर्या है, जो भी यहाँ पर हमें इस सोसाइटी के बारे में पता चलता है वो सब कहीं ना कहीं हमें वैदिक लिटरेचर से ही देखने को मिल जाती है। तो आप यहाँ पर इंट्रोडक्शन दो टाइप से लिख सकते हैं, या तो आप स्टार्ट कर सकते हैं वैदिक पीरियड से, या फिर आप वैदिक लिटरेचर की जो इम्पॉर्टेंस है, इस इम्पॉर्टेंस या इसकी जो सिग्निफिकेंस है यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। दोनों इंट्रोडक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद से हमें एक व्यू फ्लो चार्ट यहाँ पर ड्रॉ कर देना है, और जो यहाँ पर फ्लो चार्ट है यह हम लोग कुछ इस तरीके से बनाएंगे कि यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया कि वैदिक लिटरेचर यानी कि वैदिक साहित्य हो गया। फिर इसके बाद से दो पार्ट में हम लोगों ने इसको डिवाइड कर दिया क्योंकि हमारा वैदिक पीरियड भी दो पार्ट में बटा हुआ था। एक हम लोगों ने दिखा दिया कि यहाँ पर अर्ली वैदिक हो गई और दूसरे साइड में हम लोगों ने लिख दिया जो हमारा लेटर वैदिक है। इस अर्ली वैदिक के बारे में अगर देखें तो ये बेसिकली श्रुति के फॉर्मेट में होती है जहाँ पर हम दैवीय उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं, जबकि वही लेटर वैदिक पीरियड में हम स्मृति के बारे में बात करते हैं जहाँ पर हम एक मेमोरी के फॉर्मेट में चीज़ों को रखते हैं। जो अर्ली वैदिक पीरियड है ये वापस से दो पार्ट में डिवाइड हम कर सकते हैं, दो क्या इनफैक्ट यहाँ पर हम इसे 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट हमारी होती है जो हमारी वेद की होती है, जिसमें हमारे 4 वेद आ जाते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। दूसरा हमारे पास में ब्राह्मणाज आ जाते हैं जिसमें हमें अलग अलग तरीके के टोटल 7 ब्राह्मणाज देखने को मिल जाते हैं, जिसमें हमारा जैसे कि शतपथ, गोपथ, पंचविश और ऐतरेय ब्राह्मण ये हमें देखने को मिल जाती है। फिर हमारे पास अरण्यकाज होते हैं। अरण्यकाज में हमें फॉरेस्ट रिलेटेड स्टोरीज, जो हमारी मिस्ट्रीज़ हैं उनके बारे में पता चलता है, रहस्यवाद के बारे में पता चलता है। और फिर हमारे पास होती है जो हमारी उपनिषद्स होती हैं। ये जो उपनिषद्स होती हैं इसमें हमें तत्व मीमांसा के बारे में पता चलती है, जो हमारे पास में एक मेटाफिजिक्स है उसके बारे में हमें पता चलता है। लेटर वैदिक पीरियड में अगर देखें तो यहाँ लेटर वैदिक पीरियड में दो पार्ट में हम लोग इसको देख सकते हैं। एक होती है जिसे हम लोग बोलते हैं वेदांग, दूसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सूत्र, और तीसरी होती है जिसे हम उपवेद के फॉर्मेट में देख सकते हैं। तो दिस इज़ उपवेदाज। तो ये हमें अलग अलग फॉर्मेट में भी देखने को मिल जाता है। जैसे वेदांग टोटल हमें 6 देखने को मिल जाते हैं। 6 में जैसे कि शिक्षा हो गई, कल्प हो गया, व्याकरण हो गया, निरुक्त हो गया, छंद हो गया और
ज्योतिष हो गया। फिर इसी तरीके से उपवेद में हम लोग आए तो उपवेद में भी हमें 4 तरीके के देखने को मिल जाते हैं, जैसे औषधि हो गई, शिल्प हो गया, गंधर्व हो गया, धनुर्वेद हो गया। तो ये हमें अलग अलग फॉर्मेट में देखने को मिल जाती है। तो ये हमने एक फ्लो चार्ट ड्रॉ किया। फ्लो चार्ट ड्रॉ करने के बाद में अब यहाँ पर 1 बाय 1 करके हम चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं, और लास्ट में फिर अल्टीमेटली जब हम लोग कंक्लूड करेंगे तो कंक्लूजन में हम लोग लिख सकते हैं कि ये अच्छा वैदिक लिटरेचर में ये सबके बाद में इसके अलावा हमारे पास में पुराणास भी होते हैं, अलग अलग पुराण है बेसिकली। कंक्लूजन में फाइनली हम लोग ये लिख सकते हैं कि वैदिक लिटरेचर से हमें इस सोसाइटी के बारे में, इस सिविलाइजेशन के बारे में, और जो भी लाइफस्टाइल, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, ये सारी जानकारी हमें इस लिटरेचर से देखने को मिल जाती है। इवन इस लिटरेचर का हमें फर्दर क्या इम्पैक्ट पड़ा बाकी के सोसाइटी पर, यह भी हमें देखने को मिल जाती है। सो ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसा तो इस क्वेश्चन को आपको बड़े मतलब कम शब्दों में, आई थिंक 120 वर्ड में लिखना था, 120 शब्दों में इस चीज़ को लिखना था। तो 120 शब्दों में लिखने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को फ्लो चार्ट के फॉर्मेट में ऐसे बना करके दिखाएंगे, और लिखने का काम रिलेटिवली कम किया जाता है। अब इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसके लिए अगर मैं कंटेंट डिस्कस करूं कि क्या क्या और भी पॉसिबल चीज़ें हो सकती हैं, ये जो PDF है आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से। सो अगर हम लोग देखें तो वैदिक लिटरेचर का क्या मतलब होता है, तो वैदिक लिटरेचर इट इनकम्पैसेस सेक्रेड टेक्स्ट डिराइव्ड फ्रॉम वेदास। ये जो टेक्स्ट हमें देखने को मिल जाते हैं, ये हमारे जो पुराने इंडियन रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, जो भी हमारी फ़िलॉसफीज़ हैं और जो भी यहाँ के सोसाइटल नॉर्म्स हैं, वो सब हमें इस टेक्स्ट में देखने को मिल जाते हैं। अर्ली वैदिक पीरियड में हमें 4 तरीके के लिटरेचर देखने को मिलते हैं, जो 4 वेद है जिसे हम संहिता भी बोलते हैं। इसके अलावा ब्राह्मणास हो गए जो कि हर एक संहिता से कनेक्टेड होते हैं, आरण्यक हो गए और उपनिषद हो गए। ये हमें 4 तरीके के अर्ली वैदिक पीरियड में देखने को मिल जाते हैं। हिंदुओं ने, जो हमारे हिंदूज़ है बेसिकली, तो दे कंसीडर्ड द वेदास टू बी अनरिवील्ड बुक, मतलब हम कहते हैं कि ये हमारे काफ़ी पुराने और काफ़ी पवित्र ग्रंथ के मतलब काफ़ी पवित्र ग्रंथ होते हैं, और इसमें बहुत सारे ऐसे जानकारियाँ लिखी गई हैं जो कि शायद आज मॉडर्न वर्ल्ड में भी उस चीज़ को हम न देख पाएँ। सो ये हम लोग इन वेदास को अपुरुषीय का टाइटल देखते हैं, मतलब ये पुरुषों के द्वारा, मेन के द्वारा नहीं बनाई गई, और ये नित्य है, मतलब ये इटर्नल है। सो दिस वॉज कंसिडर्ड बाय द ऋषिज, और इन्हें भगवान के जो देवताओं हैं उनकी इंस्पिरेशन से फिर अल्टीमेटली यहाँ पर इनको लिखा गया था। However, though the Vedic hymns were composed by ancient rishis for their sheer antiquity, they handed over generation to generation. अब ये लिखित फॉर्मेट में नहीं था, ये बेसिकली श्रुति के फॉर्मेट में था, यानी कि इसे सुना जा सकता था। सो दे वर कंसिडर्ड सेक्रेट, क्योंकि इसे दे वर लर्नड बाय हार्ट। जैसे पुराने टाइम में आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर गुरुकुल पद्धति होती थी। यहाँ पर शिष्य जाता था गुरु के पास में, और गुरु अपने वचनों के फॉर्मेट में जो भी वहाँ पर उन्होंने अपने उपदेश दिए, उस उपदेश से फिर उनकी शिक्षा दीक्षा होती थी। यहाँ पर कोई पेन पेपर नहीं होता था जिस पर लिख करके अल्टीमेटली इस चीज़ को पढ़ा जा सके, तो श्रुति के फॉर्मेट में ही होती थी। श्रुति का मतलब होता है जिसे हम सुन सकें, एंड इट इज़ कैनोनिकल कंसिस्टिंग ऑफ रिवेलेशन एंड अनक्वेश्चनेबल ट्रुथ एंड इज़ कंसिडर्ड इटर्नल। इसके अलावा हमें लेटर पीरियड में स्मृति देखने को मिल जाती है, जिसका मतलब था जिसे हम याद कर सकें, सप्लीमेंट्री एंड विच में चेंज ओवर टाइम। तो नॉर्मली हम लोगों को श्रुति और स्मृति 2 फॉर्मेट में चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। अब जो हमारे वैदिक लिटरेचर है वो 3 पीरियड में हमें देखने को मिलते हैं, जैसे संहिता हो गए, ब्राह्मणास हो गए और उपनिषद हो गए। जो हमारे संहिताज हैं इसमें हमारे वेद आ जाते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अब यहाँ पर अगर हम लोग टाइप्स के बारे में बात करें तो ये हमारे पास में अलग अलग टाइप आ जाते हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यकाज और उपनिषद, जिसके बारे में हम लोगों ने देख ही लिया है। वेद में अगर देखें तो हमारे पास ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन सब के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है कि क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पर एक मतलब 1028 हिम्स हैं, जिसे हम लोग 10 मैनुअल यानी 10 मंडल में, 10 चैप्टर में हम इसे डिवाइड करके रखे हुए हैं। यहाँ पर मंडल 2 से लेकर के मंडल 9 ये सबसे पुराने, और जो पहला और 10वां मंडल है ये हम मतलब सबसे मॉडर्न मंडल बोलते हैं। यहाँ पर हमें पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और रिलीजियस लाइफ के बारे में पता चलता है। सामवेद में इसी तरीके से आते हैं। तो ऋग्वेद में बोला गया है मंत्रों के बारे में, यहाँ पर मंत्र हैं, चैंटिंग्स हैं, यहाँ पर हिम्स हैं, लेकिन इन चैंटिंग्स को कैसे करना है तो इसको बताया गया है हमारे सामवेद में। प्रोसीजर के बारे में एक तरीके से कह लीजिए कि बताया गया है। यहाँ पर 1549 हिम्स हैं विच इज़ मीन टू बी सिंग ड्यूरिंग द सोम सेक्रीफाइस फॉर ए पर्टिकुलर क्लास ऑफ ब्राह्मणास कॉल उदयग्रीतीज। अब इसमें कुछ और भी डिटेल्स दिए गए हैं, एक बार इसको गो थ्रू कर लेना है। यजुर्वेद के बारे में आ जाते हैं तो यहाँ पर बताया गया है सेक्रीफाइशल प्रेयर के बारे में।
यहाँ पर किस तरीके से सेक्रीफाइस प्रेयर की जानी है, इसकी परफॉर्मेंस क्या होगी, उसके बारे में बताया गया है। अब यहाँ पर हमारे पास में दो तरीके के, हमारे यजुर्वेद बेसिकली दो तरीके के हो जाते हैं। एक होते हैं जिसे हम लोग ब्लैक और दूसरा हम लोग वाइट बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। जो हमारी कृष्ण यजुर्वेद है ये हमें जो हमारा पोएट्री और प्रोज दोनों फॉर्मेट में देखने को मिल जाती है, लेकिन जो शुक्ल यजुर्वेद है ये हमें केवल और केवल पोएट्री के फॉर्मेट में ही देखने को मिलती है। तो ये दोनों पार्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि क्या क्या हमारे पास में अथर्ववेद में आ जाते हैं। सो अथर्ववेद में जब हम लोग आते हैं तो यहाँ पर थोड़ी ब्लैक मैजिक वगैरह के बारे में, और साथ में जो फॉरेस्ट वगैरह हैं, और जो अरण्यकाज हैं, या अरण्यकाज तो नहीं, हम ये कह सकते हैं कि जितने भी हमारे मेडिकल से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सब यहाँ पर लिखी गई हैं। तो मैजिकल स्पेल्स के बारे में है, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। इन सब के सपोर्टिव हमें ब्राह्मणास देखने को मिल जाते हैं। जैसे जब हम लोग बात करते हैं हमारे ऋग्वेद के बारे में, तो ऋग्वेद के लिए ऐतरेय ब्राह्मण होती है। सिमिलरली इसी तरीके से सामवेद के लिए पंचविश ब्राह्मण होती है, और यजुर्वेद के लिए शतपथ ब्राह्मण, और अथर्ववेद के लिए गोपद ब्राह्मणास हमें देखने को मिल जाती हैं। फिर हमारे पास आ जाती है अरण्यकाज। अरण्यकाज का मतलब होता है जो अरण्यक यानी कि फॉरेस्ट में जा करके फॉरेस्ट की बुक को डेवलप करते हैं। बेसिकली यहाँ पर सारी चीज़ों के बारे में जो बताया गया वो है मेडिसिन किस तरीके से हो सकती है, फिर मेडिटेशन वगैरह के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। दे फॉर्म द नेचुरल ट्रांजिशन ऑफ उपनिषदाद। दे ऑफर द ब्रिज बिटवीन कर्म मार्ग एंड दैट वॉज द सोल कंसर्न ऑफ द ब्राह्मणास, और जनन मार्ग जो कि यहाँ पर नॉलेज के बारे में, ज्ञान के बारे में यहाँ पर बताती है। बाकी हमारे पास उपनिषद हो जाते हैं, वेदांग आ जाते हैं। जो वेदांग होते हैं वो 6 तरीके के होते हैं, जैसे शिक्षा हो गई, कल्प हो गई, इसके अलावा व्याकरण हो गया, निरुक्त हो गया, छंद हो गया और ज्योतिष हो गया। फिर हमारे पास अलग अलग सूत्र हो जाते हैं, जैसे कि शूल्व सूत्र हो गया, कल्प सूत्र हो गई, गृह सूत्र हो गई, इसके अलावा श्रुत हो गई, और धर्मशास्त्र हो गए। यह हमारे पास अलग अलग धर्मशास्त्र भी देखने को मिल जाते हैं। बाकी पुराणास हैं, पुराणास के बारे में 18 पुराण हमें देखने को मिल जाते हैं, जो कि अलग अलग हैं। जैसे इंपॉर्टेंट कुछ अगर बात करें तो विष्णु पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, ब्रह्म पुराण और भविष्य पुराण, इन सब के बारे में हमें देखने को मिल जाती है। आखिर में क्या इंपॉर्टेंस है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट काफ़ी रहेगा कि आखिर में वैदिक लिटरेचर की इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखिए, एक तो ये हमारे फाउंडेशन बनते हैं हमारे हिंदुइज़्म के लिए। हमें उस समय की जो फिलॉसफीज़ हैं, उस समय के जो रिचुअल्स हैं, हिम्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, बिलीफ्स हैं, जो सोसाइटी है, उसके बारे में हमें पता चल पाता है। हमें यहाँ के पॉलिटिकल इंसाइट्स के बारे में, हमें यहाँ के फिलोसॉफिकल इंसाइट्स के बारे में पता चलता है कि नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस क्या है, सेल्फ क्या है, यूनिवर्स क्या है। तो हमें जितने भी सोलर सिस्टम की चीज़ें भी हैं उसके बारे में भी पता चलता है। गायत्री मंत्र हो गया, सूर्य हो गया, और पूजा हम किस चीज़ की, जैसे एनर्जी की पूजा करते हैं, उसके बारे में हमें पता चलता है। कल्चर और सोशल इन्फ्लुएंस के बारे में पता चलता है कि इंडियन कल्चर किस तरीके की थी, सोशल स्ट्रक्चर, आर्ट, म्यूज़िक, लैंग्वेज किस तरीके का था, हिस्टोरिकल एंड लिंग्विस्टिक वैल्यूज़ के बारे में भी हमें यहाँ पर पता चलता है। सो वैदिक लिटरेचर को अगर हम कंक्लूड करें तो इट ऑफर्स अ प्रोफाउंड इंसाइट इनटू एंशिएंट इंडियन स्पिरिचुअलिटी एंड सोसाइटी through its texts including Samhita, Brahmanas, Aranyakas and Upanishad. It highlights the transition from ritualistic practice to philosophical exploration, reflecting the evolution of Hindu thought and societal norms. तो ये हम लोगों ने पूरा डिस्कस किया, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, जिसमें हम लोगों ने जितने भी वैदिक लिटरेचर से रिलेटेड चीज़ें हो सकती थी, जो भी पॉसिबल यहाँ पर क्वेश्चंस हो सकता था और जो भी पॉसिबल कंटेंट हो सकता था, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इसको एक बार गो थ्रू कर लेना है और इसी को आपको रिवीजन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है, सर सैयद अहमद खां की कंट्रीब्यूशन आखिर में क्या हमारे मॉडर्न एजुकेशन में किस तरीके की रही है। सर सैयद अहमद खां के बारे में अगर बात करें तो सर सैयद अहमद खां हमें ये 1817 से लेकर के 1898 के बीच में देखने को मिल जाती है। इनकी कंट्रीब्यूशन बेसिकली ये इनका बर्थ ईयर और डेथ ईयर आ जाती है। तो ये हमारे सर सैयद अहमद खान आ जाते हैं। तो जब हमें इनके बारे में लिखना होगा तो हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑब्वियसली सर सैयद अहमद खां के मतलब जीवनी से ही स्टार्ट करेंगे। हम ये बताएंगे कि ही वॉज अ विजनरी हु प्लेड अ पिवटल रोल इन द प्रमोशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन अमंग द मुस्लिम्स। ये ध्यान रखना है कि प्राइमरली इन्होंने जो भी काम किया, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन हो गई या फिर वेलफेयर हो गया, ये प्राइमरली इन लोगों ने मुस्लिम्स के लिए ही किया हुआ है। इन्होंने मुस्लिम्स के लिए किया। अब इनकी क्या क्या कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिल जाती है। अब कंट्रीब्यूशन को लेकर के एक यहाँ पर आपने फ्लो चार्ट बना देना है। आप इस तरीके से कंट्रीब्यूशन लिखेंगे और कंट्रीब्यूशन लिख करके फिर उसके बाद से तीर मार करके आपने कंट्रीब्यूशन दिखा देनी है। जैसे इन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट चलाया था, तो ये बन गई आपकी अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ मूवमेंट इन्होंने चलाया था। इस अलीगढ़ मूवमेंट में इन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 में बनाया था, जो कि आज की डेट में यही हमारा AMU बन चुका है।
और ये AMU जो होता है इसमें वेस्टर्न साइंटिफिक नॉलेज विद ट्रेडिशनल इस्लामिक एजुकेशन दी जाती थी। दूसरा जो कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है वो है वेस्टर्न एजुकेशन की एडवोकेसी करने के लिए। तो यहाँ पर ये बेसिकली एडवोकेसी करते, एडवोकेसी का मतलब उसको पक्षधर थे, एडवोकेसी ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, ये वेस्टर्न एजुकेशन को चाहते थे। जैसे अपने यहाँ पर राजा राम मोहन राय को भी देखें तो वो भी वेस्टर्न एजुकेशन की ही एडवोकेसी करते थे, ये भी चाहते थे कि वेस्टर्न एजुकेशन को ही लेकर के आया जाए। तो इन्होंने मुस्लिम्स को इनफैक्ट ये भी कहा कि आप मॉडर्न एजुकेशन जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उन सब चीज़ों को देखो, इससे क्या होगा कि आपका जो सोशल स्ट्रक्चरल या सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है वो आपका इंक्रीज़ करेगा, वो आपका अपलिफ्टमेंट होगी। इसके अलावा इन्होंने लिटरेसी पर भी जोर दिया, इन्होंने एजुकेशन को इम्पॉर्टेंट बताया, इन्होंने कहा कि हमें साइंटिफिक नॉलेज चाहिए जिससे कि एक रेशनलिज्म का माहौल आएगा, एक रिफॉर्मिस्ट स्ट्रक्चर बनेगी। और हमारे यहाँ पर सोसाइटी में जो अब जब हम लोग डिस्कशन और इंक्वायरी करेंगे तो इससे हमारे सोसाइटी का एक अपलिफ्टमेंट भी होगा। इसके अलावा इन्होंने सोशल रिफॉर्म्स के ऊपर भी जोर दिए थे। अब सोशल रिफॉर्म्स में यहाँ पर हम लोग देखें प्राइमरली एजुकेशन को लेकर के ही होगा, जिसमें कम्युनल डिवाइड को ब्रिज करना, कि हमें कम्युनल डिवाइड नहीं करना चाहिए, हमें यूनिटी को फॉस्टर करना चाहिए। जो भी हमारे एजुकेशनल रिफॉर्म में हमारे विपरीत चीज़ें चल रही हैं, जो खिलाफ चीज़ें चल रही हैं, हमें उसको कंजर्व करके रखना होगा, हमें बेसिकली उसे हटाना होगा, हमें मॉडर्न एजुकेशन की तरफ चलना होगा। तो ये हम लोगों ने पूरा देखा कि आखिर में सर सैयद अहमद खां की मेन कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या क्या हमें देखने को मिल जाती हैं। अब देखिए, सर सैयद अहमद खां की जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो प्राइमरली हमें एजुकेशन में ही दिखाना है। तो हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि वो कांग्रेस के खिलाफ थे या फिर कांग्रेस की जो मूवमेंट थी उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करते थे, ब्रिटिश का सहयोग करते थे। ये सब चीज़ें हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ पर मेन मॉडर्न एजुकेशन के ऊपर में ही ध्यान देना है। अब इसके कंटेंट को अगर हम लोग एक बार क्विकली देख लें, यहाँ पर देखिए सर सैयद अहमद खां के अगर हम कंट्रीब्यूशन को देखते हैं, सर सैयद अहमद खां, पहला तो यही है कि आपको बर्थ ईयर याद होना चाहिए। अब यहाँ पर कंट्रीब्यूशन को देखें तो इन्होंने कई सारे स्कूल भी बनाए थे। ही इस्टेब्लिश्ड स्कूल इन मुरादाबाद इन 1858 एंड गाजीपुर इन 1863। इफ़ द फाउंडिंग सोसाइटी ऑफ साइंटिफिक सोसाइटी 1863 में इन्होंने एक साइंटिफिक सोसाइटी भी बनाई थी जो कि वेस्टर्न नॉलेज और वेस्टर्न एजुकेशन पर बेस्ड थी। इट वॉज अवेलेबल टू इंडियन इन देयर ओन लैंग्वेज, जो हम वर्नाकुलर बोलते हैं, ओन लैंग्वेज में हमें देखने को मिल जाती है। इन्होंने कई सारे एजुकेशनल टेक्स्ट और जो बाइलिंगुअल जर्नल्स भी थे उनको इन्होंने पब्लिश किया था उर्दू और इंग्लिश में। फिर इसके अलावा 1875 में हम लोगों ने बात कर ही लिया कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की भी इन्होंने स्थापना की थी, जो कि ऑक्सफोर्ड के मॉडल पे बनाई गई थी। 1920 में इसका नाम जो होता है AMU कर दिया गया था। वेस्टर्न एजुकेशन को ये प्रमोट करते थे। ही बिलीव्ड दैट फ्यूचर ऑफ Muslims were threatened by their orthodox over outlook and so he promoted western education, scientific education। इसके अलावा जो भी ब्रिटिश एजुकेशन में मुस्लिम्स के व्यू है उसको इम्प्रूव करने पर भी इन्होंने जोर दिया था। बाकी इसके अलावा अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गेजेट भी प्रोड्यूस किया था 1866। ही बिगैन प्रोड्यूसिंग द अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गेजेट, अ मैगजीन टू ब्रिंग मॉडर्न साइंस टू द मुस्लिम कम्युनिटी। अब देखिए, सर सैयद अहमद खां की कंट्रीब्यूशन आ चुकी है। अब आई डोंट थिंक कि ये क्वेश्चन जो है रिपीट होगा, लेकिन मॉडर्न एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी कमिटीज़ हैं, जितनी भी कमिटीज़ हमारे पास देखने को मिल जाती हैं, जैसे एचिसन हो गई, हार्टोग हो गई, सेडिसन हो गई, तो जितनी भी हमारे पास में कमिटीज़ हैं यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो मेक श्योर कि आप इसको देख लीजिएगा। बाकी क्वेश्चंस आए हुए हैं तो हम लोग उन पास्ट ईयर के क्वेश्चन को लेंगे तो वहाँ पर भी हमारा कवर हो जाएगा। आप रिवीजन करते रहिए PDF के माध्यम से, जिससे कि जो आपका मतलब एक हमारा एग्ज़ाम ओरिएंटेड बेसिकली जो प्रिपरेशन है, कम समय में ज़्यादा रिवीजन करने वाला जो एक टारगेट होना चाहिए, वो आपको यहाँ पर इस PDF से मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रोल ऑफ सरदार पटेल इन द यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, क्या आखिर में रोल है? तो आप यहाँ पर इंट्रोडक्शन में तो सिंपली सरदार पटेल के कॉन्ट्रीब्यूशन को ही दिखा सकते हैं कि सरदार पटेल को हम जो है आयरन मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं, और कहीं ना कहीं इनका जो इंपॉर्टेंट रोल था इट वाज रिलेटेड विद द इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली सोसाइटी। इसके अलावा जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग चल रही थी तो उस समय जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी या फिर कॉन्स्टिट्यूशन की जो अलग अलग कमेटीज़ भी बनाई जा रही थी, उसमें यहाँ पर सब कमेटी जो प्रिंसली स्टेट के साथ में नेगोशिएट कर रहे थे वो तो हमारे जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन जो हमारा प्रोविंशियल जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके हमें सरदार पटेल ही हेड देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने प्राइमरली नेगोशिएशंस किए थे स्टेट के यूनिफिकेशन के लिए। स्टेट के यूनिफिकेशन में पोस्ट इंडिपेंडेंस इनकी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देखने को मिल जाती है। किस तरीके से देखने को मिल जाती है, तो एक फ्लो चार्ट बना करके यहाँ पर भी आप दिखा सकते हैं कि इन्होंने सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो काम किया था वो था प्रिंसली स्टेट के इंटीग्रेशन को लेकर के। सो प्रिंसली स्टेट के साथ इंटीग्रेशन किया गया, सब लोगों को एक ऑफ़र किया गया था। बेसिकली ये ऑफ़र किया गया था कि आप लोग भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बना सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर रहते हुए।
बाकी लोगों ने, जितने भी स्टेट से, प्रिंसली स्टेट से, उन लोगों ने ये कहा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन होगा वही हमारा भी होगा, और वही मान्य हो गया कि चलो ठीक है अब सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन होगा। इस तरीके से सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन की कहानी हमें देखने को मिल जाती है। इस समय तक टोटल 562 कुछ प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे जो कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली बना रहे थे, और ये इंटीग्रेट हो गए थे इंडिया के साथ में। लेकिन कुछ थे जो इंटीग्रेट नहीं हो रहे थे, तो वहाँ पर हमें थोड़ा सा आर्म्ड फोर्सेस का भी इस्तेमाल करना पड़ गया था, जैसे हैदराबाद का हो गया और जूनागढ़ का हो गया। सो हैदराबाद का एरिया और जूनागढ़ का एरिया, ये हमें यूनिफिकेशन में सरदार पटेल की कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाती है। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशंस में भी हमें देखने को मिल जाती है, जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा नेशनल यूनिटी, ये हमारे पास में कुछ फ्लो चार्ट के फॉर्मेट में आप दिखा सकते हैं कि ये सब चीज़ें हमें सरदार पटेल के कंट्रीब्यूशन में हमें देखने को मिल जाती है। अब इसके कंटेंट को अगर एक बार क्विकली डिस्कस कर लिया जाए तो सरदार पटेल की कंट्रीब्यूशन, अब देखिए सरदार पटेल की कंट्रीब्यूशन तो आएगी ही आएगी, लेकिन इसके अलावा आप लोग हमेशा तैयार रहिए कि इंडिया के, हालांकि ये पॉलिटी वाला पेपर नहीं है तो हमें उतना डिटेल में हिस्ट्री ही सिर्फ लिखनी है, पॉलिटी नहीं लिखनी है, लेकिन पॉलिटी के पेपर में जब आएगा तो हमें यहाँ पर कमिटीज़ वगैरह के बारे में बात करना होगा। सो यहाँ पर बात किया जा रहा है कि द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 गेव प्रिंसली स्टेट एन ओपिनियन टू एक्सीड टू द न्यूली बॉर्न डोमिनियन इंडिया और पाकिस्तान। जस्ट आफ्टर 1947 जब पार्टीशन हो गई थी, तो पार्टीशन के बाद में बहुत सारे प्रिंसली स्टेट और बहुत सारे हमें मतलब एक तरीके से कह लीजिए कि टेरिटरीज़ मिल रही थी जिसे हमें इंटीग्रेट करना था, और ये 48% ऑफ द एरिया ऑफ प्री इंडिपेंडेंट इंडिया और कंस्टिट्यूट 28% ऑफ इट्स पॉपुलेशन, ये इतनी एरिया बन रही थी, जो कि मतलब बोल सकते हैं बहुत बड़ा एरिया है, 50% के आसपास का एरिया बन रहा है। These kingdom were not legally part of British India, but in reality they were completely subordinate to the British Crown। अब अलग अलग जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो गया या रिंग फेंस हो गई, सब्सिडियरी अलायंस हो गई, तो कई सारी चीज़ें हो रही थी जिसमें कहीं ना कहीं एक सेकेंडरी तौर पे हमें ये मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में, ब्रिटिश इंडिया के अंडर में ही इन लोगों का देखने को मिल जाता है राज्य। So for the British, these states were the necessary allies to keep in check the rise of other colonial power and nationalist tendencies in India. Accordingly, the provinces were given autonomy over their territories, but the British acquired for themselves the right to appoint minister and military support। सेम वही जो हम लोगों ने अलग अलग लॉस के बारे में बात किए थे, जैसे रिंग फेंस हो गया, सब्सिडियरी हो गया। तो सरदार पटेल जब अल्टीमेटली एज अ इंटरिम गवर्नमेंट में आए थे, तो इन्होंने वीपी मेनन के साथ में फिर निगोशिएशन करना शुरू कर दिया। निगोशिएशन करते करते फिर अल्टीमेटली हमारे पास में अलग अलग स्टेट्स हो जाते हैं जहां पर निगोशिएशन किए गए, कुछ जगहों पर आर्म फोर्सेस भी इस्तेमाल किए गए। जैसे त्रावणकोर की स्टोरी है, जोधपुर की स्टोरी है, भोपाल की स्टोरी है, हैदराबाद और फिर जूनागढ़ और लास्ट में कश्मीर। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं। यू हैव टू गो थ्रू विद द कंटेंट फर्स्ट, एक बार गो थ्रू कर लेना है, बाकी यहाँ पर कुछ ऐसा है नहीं। ये पोस्ट इंडिपेंडेंस वाली सारी चीज़ें हैं जो कि कहीं ना कहीं आप सभी लोग जानते भी हैं, तो इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। दिस इज़ ईजी पार्ट। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आ जाता है कि व्हाट काइंड ऑफ हिंड्रेंस डू रीजनलिज्म क्रिएट इन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ये एक इंडियन सोसाइटी का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखेंगे तो हमें सबसे पहले जब हम लोग इंट्रोडक्शन लिखेंगे इसका, तो इंट्रोडक्शन में आपको यहाँ पर डिफाइन कर देना है कि रीजनलिज्म होता क्या चीज़ है। सो व्हाट इज़ रीजनलिज्म? रीजनलिज्म क्षेत्रवाद किस तरीके से होता है। तो कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया में अगर देखेंगे तो हमें वहाँ पर उसकी पॉपुलेशन, वहाँ का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर, वहाँ का बिलीफ, वहाँ का फेथ, प्लस साथ में वहाँ की जो सोशल प्रैक्टिसेस होती हैं वो हमें देखने को मिल जाती हैं। और कहीं ना कहीं द सोशल स्ट्रक्चर, लैंग्वेज, कल्चर, पहनावा, सब कुछ दूसरे मतलब एरिया से हमें डिफरेंट देखने को मिल जाता है। और यही रीज़न है कि अपने आप में ये जो रीजनलिज्म और जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ये कहीं ना कहीं एक सेंट्रीपिटल फोर्स की तरीके से काम करती है, जो कि एरिया के लोगों को बांध करके रखती है। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स दूसरे सेंट्रीपिटल फोर्स से ऑब्वियसली डिफरेंट होगा। इसी वजह से दोनों के बीच में एक अलग, अपने क्षेत्र को लेकर के एक अलग ही कह सकते हैं कि अट्रैक्शन होती है, एक पॉजिटिवनेस होती है, और वही रीजनलिज्म को जन्म देता है। रीजनलिज्म को जन्म देने के लिए हमारे पास में कई सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसे आप फ्लो चार्ट के फॉर्मेट में दिखा सकते हैं। जैसे एक हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में हो गया। दूसरा हमें देखने को मिल जाता है इकोनॉमिक स्टेटस को लेकर के, सो दिस इज इकोनॉमिक स्टेटस को लेकर के। तीसरा हमें देखने को मिल जाता है कल्चरल फ्रैगमेंटेशन को लेकर के, ठीक है, सो कल्चरल डिस्टिंक्शन, कल्चर हमें अलग देखने को मिल जाता है। फिर इसके अलावा रिसोर्स अवेलेबिलिटी को लेकर के आप बात कर सकते हैं, या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को लेकर के हम लोग बात कर सकते हैं।
बाकी इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के भी हम बात कर सकते हैं। दीज आर द फैक्टर्स विच वुड अल्टीमेटली क्रिएट अ काइंड ऑफ हिंड्रेंस इन द रीजनलिज्म, और बोल सकते हैं कि रीजनलिज्म जो होता है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फैला रहेगा। इस वजह से हमें डेवलपमेंट ऑफ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम फेस हो रही होगी। अब रीजनलिज्म को थोड़ा सा अगर डिटेल में बात किया जाए तो रीजनलिज्म क्या होती है? इट इज़ अ काइंड ऑफ यूनियन, इट इज़ अ काइंड ऑफ टेरिटोरियल यूनिट विद डायलेक्ट, एथनिक ग्रुप, सोशल एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशन विद वाइडली प्रिवेलेंट सेंटिमेंट्स ऑफ टुगेदरनेस। यही जो हमारी पॉजेसिवनेस होती है, यही हमारी रीजनलिज्म के फॉर्मेट में होती है। यहाँ पर एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी होती है जो कि रियल होती है, एंड ऑब्वियसली यहाँ पर लोगों के बीच में अपनी एक आइडेंटिटी फीलिंग होती है। रीजनलिज्म कई सारे, मतलब कह सकते हैं कि पूरे इंडिया में अगर देखें तो इतने सारे कल्चर, इतनी सारी चीज़ें, एंड दैट इज़ वाई वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ रीजनलिज्म। हालांकि कई जगहों पर हम इसे प्रॉब्लम भी देखते हैं, कई जगहों पर ये हमारे लिए बेनिफिट भी कर जाता है। सो रीजनलिज्म के दो नोटेशन हमें देखने को मिल जाते हैं, एक निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। निगेटिव का मतलब ये है कि एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से कहीं ना कहीं एक डिवीज़न, मतलब रुका हुआ रहता है। इनफैक्ट अगर हम लोग देखें, जब हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन चल रहा था 1953 में, तो उस समय हमारे सीतारामलू लीडर थे और इन्होंने आंध्र प्रदेश को लैंग्वेज के बेसिस पर डिवाइड करने के बारे में बोला भी था, और कहीं ना कहीं ये रीजनलिज्म का एक हमें इल इम्पैक्ट भी देखने को मिल जाता है। पॉजिटिव सेंस में हमें देखने को मिलता है कि ये जब लोगों का अपने एरिया के प्रति एक अट्रैक्टिवनेस, पॉजिटिवनेस रहती है, तो उस एरिया का डेवलपमेंट भी बहुत तेज़ी से होता है। वहाँ के लोग अपने आप को डेवलप करने पर लगे रहते हैं कि हमें ये देखने को मिल जाए। इनफैक्ट हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में देखेंगे तो वी हैव अलग अलग प्रोग्राम, जैसे कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। ये जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स है, ये रीजनलिज्म कैरेक्टर पर ही बेस्ड है कि रीजन टू रीजन हमें कैसे डेवलप करना है, कैसे आगे बढ़ना है, उसको लेकर के ही यहाँ पर चीज़ें आ जाती हैं। सो रीजनलिज्म के लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? सो इट इज़ कंडीशनड बाय इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल डिस्पैरिटीज। साइकिक फिनोमिना होती है, यहाँ पर ग्रुप आइडेंटिटी होती है और लोग अपने एरिया के प्रति लॉयल रहते हैं। रीजनलिज्म प्री सपोजेज द कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ वंस ओन रीजन विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द इंटरेस्ट ऑफ अदर रीजन। इट बेनिफिट्स फॉर ए पर्टिकुलर रीजन, किसी एक पर्टिकुलर रीजन के लिए ही बढ़िया होता है। अब किस तरीके की रीजनलिज्म होती है? अलग अलग तरीके की होती है। जैसे ग्रेटर ऑटोनॉमी को लेकर के होती है कि हम लोग ज़्यादा ऑटोनॉमस रहें, ज़्यादा चीज़ें मिलें। जैसे शेड्यूल नंबर 6 में अगर देखते हैं तो वहाँ पर हमें ज़्यादा ऑटोनॉमी देखने को मिल जाती है इन अ फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल, पॉलिटिकल एंड सोशल स्ट्रक्चर। इसके अलावा स्टेटहुड की डिमांड होती रहती है। कई सारे स्टेट्स हैं, जैसे बोडोलैंड हो गया, गोरखालैंड हो गया, विदर्भ हो गया, तेलंगाना हो गया। अब तो खैर तेलंगाना को दे दिया गया है, तो ये हमारे पास में स्टेटहुड की डिमांड होती रहती है। इनफैक्ट एक समय की बात है कि बिहार एक अलग नेशन के बारे में बात कर रहा था। सो डिमांड फॉर फुल फ्लेजेड स्टेटहुड, जैसे कि दिल्ली का हो गया। डिमांड फॉर ऑटोनॉमिक लाइक कश्मीर बाई नेशनल कॉन्फ्रेंस, वेस्ट बंगाल बाई फॉरवर्ड ब्लॉक फॉर लार्जर शेयर ऑफ पावर फॉर द स्टेट। इसके अलावा सक्सेशन फ्रॉम द यूनियन, अलग होने की बात जो कही जाती है। सो यहाँ पर जैसे प्राइम एग्जांपल कश्मीर हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, ये सब अलग होने के बारे में भी बात करते हैं। आखिर में रीज़न क्या है? तो हिस्टोरिकल फैक्टर भी हमें कई सारे देखने को मिल जाते हैं कि साउथ इंडिया का एक अलग कल्चर देखने को मिलता है, जैसे द्रविड़ नाडु बोलते हैं इसे हम लोग, और जो हमारा नॉर्थ इंडिया में एकदम अलग देखने को मिल जाता है। दोनों के कल्चर अलग है, दोनों की हिस्ट्री अलग है, दोनों की मतलब कह सकते हैं लैंग्वेज अलग है, सब कुछ अलग हमें देखने को मिल जाती है। कहीं ना कहीं यहीं पर एक फैक्टर बन जाता है रीजनलिज्म को लेकर के। हम लोग बोलते हैं साउथ इंडिया वाले नॉर्थ इंडिया, इस तरीके से हमें एक डिवीज़न देखने को मिल जाती है। इसके अलावा हमें ज्योग्राफिकल फैक्टर्स भी देखने को मिल जाते हैं। एक तरफ हिमालयन बेल्ट होती है, शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं, डिप्रेस्ड एरियाज़ हैं, फिर हमारे पास पेनिनसुलर बेल्ट हो जाती है, एक गैंगेटिक प्लेन्स होती है, एक एग्रीकल्चर बेस्ड है, दूसरी जो है इंडस्ट्रियल बेस्ड है। तो यहाँ पर हमें ज्योग्राफिकल मतलब डिससिमिलैरिटीज़ भी देखने को मिल जाती हैं। बाकी लैंग्वेज फैक्टर है, रिलीजन है, इसके अलावा रीजनल कल्चर और एथनिसिटी भी है, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस भी है, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर भी है। जैसे पंजाब और हरियाणा के बीच में अगर देखेंगे तो सतलज रिवर को लेकर के एक डिवीज़न बना रहता है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों एक साथ सहमति पर नहीं आ पाते हैं नदियों के लिए, क्योंकि एग्रीकल्चर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है और दोनों अपने रीजनलिज्म के लिए बैठे हुए हैं। सिमिलरली विदर्भ का यहाँ पर भी जो पानी की प्रॉब्लम है। इसके अलावा डिस्प्यूटेड स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश को भी, जैसे देखिए पूर्वांचल, अवध और पश्चिम और बुंदेलखंड, 4 पार्ट में हमेशा बात होती है डिवाइड करने की, लेकिन कहीं ना कहीं जो है सबके ज्योग्राफिकल, लैंग्वेज, कल्चर सब कुछ अलग, हमें हिस्ट्री भी हमें अलग देखने को मिल जाती है। तो इस वजह से हमेशा एक डिमांड होती रहती है कि अलग होगा। सन ऑफ द सॉइल मेंटालिटी भी होती है। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टी जो है रीजनल कैरेक्टर पे निकल करके आ गई हैं। जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो ज़्यादा, अब जैसे यूपी गवर्नमेंट में देखेंगे तो एक पॉलिटिकल पार्टी है जो वेस्टर्न साइड से निकल करके आई है, तो वो वेस्टर्न के ऊपर में ज़्यादा डेवलपमेंट करते हैं, और जो ईस्टर्न साइड से निकल करके आए हैं वो ईस्टर्न साइड में ज़्यादा डेवलपमेंट करते हैं। तो एक डेवलपमेंट की भी
रीजनल डिस्पैरिटी क्रिएट हो जाती है और इस वजह से कहीं ना कहीं दोनों के बीच में प्रॉब्लम आ जाती है। सो व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ रीजनलिज्म? पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है। पॉजिटिव का मतलब ये कहीं ना कहीं ब्रदरहुड होती है, लोग मिल करके आते हैं, रीजनल डेवलपमेंट भी करते हैं अपने एरिया के डेवलपमेंट के नाम पे, सोशो इकोनॉमिक कल्चरल डाइवर्सिटी एज वेल एज कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन भी करते रहते हैं। तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रहती है। इसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस को भी यहाँ पर डील किया जा सकता है अगर इंटरनली अगर चीज़ों को देखा जाए तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा होता है। बाकी अगर देखें निगेटिव इम्पैक्ट, तो निगेटिव इम्पैक्ट तो बहुत सारे हैं। कहीं ना कहीं एक राज्य दूसरे राज्य के साथ में मतलब एक इशू हो जाती है, पॉलिटिकल केस मतलब लीगल केसेस भी हमें देखने को मिल जाते हैं, लोगों के बीच में आपसी तनाव देखने को मिल जाता है, प्लस जैसे इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स भी कई बार जन्म ले लेते हैं, निगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। तो कई सारे हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। हम क्या कर सकते हैं आखिर में, क्या इसका तरीका हो सकता है? पॉलिटिकल पार्टी को हमें पार्टीजनशिप को छोड़ करके बल्कि एक यूनिफिकेशन की ओर में ज़्यादा ध्यान देना होगा। जो डेवलपिंग एरियाज़ हैं उनको फोकस करिए, जो अनडेवलप्ड एरियाज़ हैं उनको फोकस करिए। तो कहीं ना कहीं हमें डेवलपमेंट को देखना पड़ेगा, डिग्री ऑफ डेवलपमेंट को हमें एक फेस पे लाना पड़ेगा, तब जा करके अल्टीमेटली चीज़ें होंगी। हमें रीजनल इम्बैलेंस को भी दूर करना पड़ेगा। जो भी नक्सल हिट एरियाज़ हैं या फिर माओ हिट एरियाज़ हैं या फिर जो भी इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम वाले एरियाज़ हैं, हमें उन एरिया को थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। कल्चरल सेंसिटाइजेशन करनी होगी। इसके अलावा रीजनल नेशनल आइडेंटिफिकेशन मतलब प्रमोट करना पड़ेगा। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल को हमें रिवैम्प करने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें हमें कहीं ना कहीं करने की ज़रूरत है। रिसेंट में केस स्टडी आप लोगों ने देखा होगा, हरियाणा में एक लोकल रिजर्वेशन लॉ लाया गया था जिसमें 75% ये बोला गया कि प्राइवेट जॉब जो है स्टेट के लोगों के लिए ही रहेगा। तो इसके क्या पोटेंशियल बेनिफिट्स, इसके क्या ड्रॉबैक्स हैं, ये हम लोगों ने देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आती है, एम्प्लॉयमेंट इज़ द ओनली कॉज फॉर द प्रिवेलेंट पोवर्टी इन इंडिया। अब अनएम्प्लॉयमेंट और पोवर्टी को आपस में रिलेट करना है आपको। अब क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो एक सेकेंड, यस, तो अगर क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर बेसिकली रिलेशन क्या है और थोड़ा सा यहाँ पर इंपॉर्टेंस है समझना। अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर लिखी गई है, दिस इज़ अनएम्प्लॉयमेंट मान लेते हैं, और दूसरे तरफ हमें पोवर्टी देखनी है कि पोवर्टी का कारण है। अब ये दोनों आपस में जो रिलेटेड हो रहे हैं, ये पेपर नंबर 1 है जिसमें हमें क्या क्या चीज़ें लिखनी है। हमें यहाँ पर हिस्ट्री को लिखना है, हमें यहाँ पर सोसाइटी को लिखना है, हमें यहाँ पर सोशल जस्टिस को भी लिखना है। तो मतलब एक तरीके से इंडियन सोसाइटी ही हो गई, तो चलो ठीक है। फिर तीसरा हमें यहाँ पर ज्योग्राफी को लिखना है। इन 3 कंटेंट को हमें यूज़ करना है अपने क्वेश्चन में। अब देखिए ध्यान रखना है, ज्योग्राफी के अंडर ही हमारी इकोनॉमिक भी हो जाएगी, और यहाँ पर मैक्सिमम लोग गलती करेंगे कि इकोनॉमिक्स यहाँ पर ज़्यादा लिख देंगे, यही काम नहीं करना है। अब आपको ये दिखाना है कि अनएम्प्लॉयमेंट इज़ द ओनली कॉज फॉर प्रिवेलेंट पॉवर्टी इन इंडिया। कमेंट करना है आगे। तो हम लोग जब इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो इंट्रोडक्शन में ये लिख देंगे कि पॉवर्टी के पीछे का रीज़न क्या होता है या फिर अनएम्प्लॉयमेंट के पीछे का रीज़न क्या होता है। ठीक है, सो वी कैन स्टार्ट। हम लोग इंट्रोडक्शन में स्टार्ट कर सकते हैं बाई डिफाइनिंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। हम लोग यहाँ पर सिंपल डेफिनीशन के थ्रू स्टार्ट कर सकते हैं। तो डेफिनीशन के थ्रू ही स्टार्ट करिए, ज़्यादा बेटर रहेगा कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या चीज़ होती है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी एंड पॉवर्टी, अनऑब्वियसली ये दोनों आपस में रिलेटेड भी हो जाएंगे जब हम लोग इस तरीके से बात कर लेंगे तो। ठीक है, कि पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों जो है एक दूसरे के साथ में रिलेटेड भी होते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो हमने बात करनी है वो इकोनॉमिक्स, सोसाइटी और हिस्ट्री के बारे में बात करनी है। हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले ज्योग्राफी के साथ में। अब ज्योग्राफी के साथ में अगर देखेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या चीज़ होती है। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि बंदा काम करना तो चाह रहा है लेकिन उसको काम मिल नहीं रहा है। दैट मीन्स द कंट्री इज़ इन डेवलपिंग स्टेज। डेवलपिंग स्टेज का मतलब ये होता है कि यहाँ पर कंट्री जो होगी, मतलब ज़्यादातर चांस है कि वो ट्रॉपिक्स के एरिया में होगी। तो ट्रॉपिक्स डेवलपिंग नेशन नॉर्मली हमें देखने को मिल जाती है। डेवलपिंग नेशन। अब यहाँ पर आपको ये दिखाना है कि ये जो ट्रॉपिकल डेवलपिंग नेशन है ये अपने आप में अनएम्प्लॉय, मतलब कि यहाँ के जो लोग होंगे वो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। सो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और ये पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से, और अभी डेवलपिंग नेचर है तो इस वजह से उतनी ज़्यादा जॉब क्रिएशन हमें देखने को नहीं मिल पाती है। जॉब क्रिएशन उतनी ज़्यादा हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो जब ज़्यादातर लोग ज़्यादा रहेंगे, लोगों की इनकम नहीं रहेगी और कैपिटलिस्टिक मार्केट अगर रहेगा तो कहीं ना कहीं हमें अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगी। और अनएम्प्लॉयमेंट अगर रहेगी इन एरियाज़ में, अनएम्प्लॉयमेंट अगर इन एरियाज़ में रहेगी तो यहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से अल्टीमेटली पॉवर्टी तो होगी ही होगी, गरीबी तो हमें देखने को मिलेगी ही मिलेगी। एक पार्ट यहाँ पर आपने ये दिखा दिया ट्रॉपिक्स को लेकर के। दूसरा आप यहाँ पर ये दिखाएंगे, चाहे तो आप कुछ मॉडल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो आप कुछ जोग्राफिकल बेसिस का इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब जैसे यहाँ पर हम लोग यूज़ कर सकते हैं लॉरेंस कर्व का नाम, तो ये हमारे लॉरेंस कर्व का नाम यहाँ पर आप दिखा सकते हैं। इनइक्वालिटी को दिखाने के लिए ही प्राइमरली इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा यहाँ पर हम लोग यूज़ कर सकते हैं इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के बाद कि यहाँ पर एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी काफ़ी लो देखने को मिल जाती है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी हमारे यहाँ पर देखेंगे, जो भी डेवलपिंग नेशंस होते हैं, डेवलपिंग नेशंस आर ऑलवेज कनेक्टेड विद द प्राइमरी एक्टिविटी। तो प्राइमरी एक्टिविटी के साथ में कनेक्ट होने की वजह से हमारे पास में प्राइमरी एक्टिविटी के साथ में कनेक्ट होने की वजह से अगर यहाँ पर एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी काफ़ी लो रहेगी तो प्राइमरी एक्टिविटी लो होने की वजह से फिर आगे भी वैसे ही लो देखने को मिल जाएगा। और अगर लो देखने को मिलेगा तो फिर अल्टीमेटली हमें यहाँ पर वल्नरेबिलिटी, पॉवर्टी, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। और ये अल्टीमेटली दिखा रहा है अनएम्प्लॉयमेंट का ही एक केस, अनएम्प्लॉयमेंट का केस हमें देखने को मिल रहा है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर आप दिखा सकते हैं कि एजुकेशन बहुत पुअर है, तो ये हम लोगों ने सोसाइटी के पॉइंट को उठा दिया कि एजुकेशन या फिर जो लिटरेसी लेवल है ये हमें काफ़ी पुअर देखने को मिल जाती है, जिस वजह से जो भी स्किल्ड जॉब है वो लोगों को नहीं मिल पाती। अनस्किल्ड जॉब में ही ज़्यादा लोग रह जाते हैं और अनस्किल्ड जॉब में अगर ज़्यादा लोग रह जाएंगे तो फिर पर कैपिटा इनकम भी कम रहेगी और इस वजह से पॉवर्टी भी काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल जाती है। फिर हमारे देखने को मिल जाता है पॉपुलेशन प्रेशर बहुत ज़्यादा है। सो पॉपुलेशन प्रेशर के बारे में आज बात करेंगे। पॉपुलेशन प्रेशर में आप चाहे तो यहाँ पर पॉपुलेशन पिरामिड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि हमारे यहाँ पर मैक्सिमम जो जनता है वो मेल डोमिनेंट है और मेल वर्किंग है, और इस वजह से कहीं ना कहीं हमें मेल वर्किंग होने की वजह से एक पूरा सेक्शन, एक चंक ऑफ द सेक्शन हमें देखने को मिल जाता है अनएम्प्लॉयड, और फिर ये पॉपुलेशन प्रेशर बन जाता है और ये गरीबी, मतलब गरीबी के अंदर चला जाता है। फिर हम लोग देखेंगे हमारी सोशल इनइक्वालिटीज़ जो हमें देखने को मिल जाती है। सोशल इनइक्वालिटी में जैसे कि हेल्थ पर खर्चा होना, जेंडर, कास्ट हो गया, तो ये सब भी हमें देखने को मिल जाती है। इस सोशल इनइक्वालिटी में हमें हिस्टोरिकल रीजंस भी बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे कि यहाँ पर कास्ट कल्चर हो जाती है, रेस डिफ्रेंसिएशन हो जाती है। सो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं। फिर ये हो गया तो हमारा प्राइमरी कॉजेज़ की आखिर में व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड हाउ दिस इज रिलेटेड विद द पॉवर्टी। लेकिन देखिए एक चीज़ यहाँ पर कि जो हमारी पॉवर्टी है वो मतलब कई चीज़ों पर डिपेंडेंट होती है, ये केवल अनएम्प्लॉयमेंट पर ही डिपेंडेंट नहीं है। कई बार ऐसा होता है अनएम्प्लॉयड होने के बावजूद भी या फिर वॉलंटियर अनएम्प्लॉयमेंट के कारण से भी गरीबी होती है। प्लस कई बार ऐसा होता है कि पीपल आर नॉट एम्प्लॉयड बट स्टिल दे आर रिच, ठीक है, क्योंकि उनके पास में अदर सोर्सेज ऑफ इनकम्स हो जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं होता है, हम ये बोल सकते हैं कि हमें अगर पॉवर्टी को एड्रेस करना है तो हमें अनएम्प्लॉयमेंट को तो फोकस करना ही होगा, लेकिन अदर भी बाकी चीज़ों को भी, मतलब मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच होना चाहिए हमारे पास में। एजुकेशन, सोशल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, हर चीज़ को हमें फोकस करना पड़ेगा। सो हम ये नहीं कहेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट इज़ द ओनली कॉज फॉर प्रिवेलेंट पॉवर्टी इन इंडिया। हम लोग ये कहेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट इज़ द प्राइम कॉज और वन अमंग द कॉज फॉर द प्रिवेलेंट पॉवर्टी इन इंडिया। तो कंक्लूजन जब भी हम करेंगे तो कंक्लूजन में हम लोगों को थोड़ा सा वाइडर पर्सपेक्टिव दिखाना है। हम ये नहीं दिखाएंगे कि दिस इज़ द ओनली कॉज, हम ये दिखाएंगे देयर आर अदर कॉजेज ऑल्सो। इसको लेकर के जो कंटेंट एक बार उसको अगर हम लोग क्विकली गो थ्रू कर लिया जाए तो हाँ जी हाँ, तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया इज़ नॉट न्यू सिंस द प्री इंडिपेंडेंस एरा द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन लिविंग इन पॉवर्टी। So poverty in simple term is the state of extreme economic poorness where the person doesn't have enough money to fulfill the basic need, जो कि रोटी कपड़ा मकान वगैरह आ जाती है। इसके अलावा हम पॉवर्टी में देखते हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो चीज़ें हैं जैसे हेल्थ केयर हो गई, एजुकेशन हो गया, क्लीन वाटर हो गई, क्लीन सैनिटेशन हो गई, बेसिक ह्यूमन राइट्स हो गई, ये सब चीज़ें भी हमें फोकस करना होता है। पॉवर्टी के बारे में बात करें तो पॉवर्टी के लिए वर्ल्ड बैंक अपनी एक लाइन बनाता है हर एक कंट्री के लिए, जो कि पर कैपिटा इनकम को लेकर के होती है, अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ों पर डिपेंडेंट होती है। सिमिलरली इसी तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट को देखेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट भी हमारे पास में अलग अलग तरीके से देखने को मिल जाती है। सो व्हाट आर द कॉजेस? एक तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत स्लो है, माइग्रेशन बहुत ज़्यादा है, एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी प्रॉब्लम है, कई तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल जाती है, साइक्लिक हो गई, सीजनल हो गई, फ्रिक्शनल हो गई, डिस्गाइज्ड हो गई, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब ये दोनों आपस में रिलेटेड किस तरीके से है वो हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है। सो ये हम लोगों ने पूरा पार्ट डिस्कस कर लिया इस पेपर नंबर 1 के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस। हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे अगले 5 क्वेश्चंस को लेकर के। सो यू कैन गिव सम सजेशंस कि आपको मतलब क्या बेस फोकस करना है, क्या हम आंसर राइटिंग पर ज़्यादा फोकस करें या आंसर्स को हम लोग ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करें, और शुड बी डिस्कस मोर ऑफ द मटेरियल कि मटेरियल पर हम लोग ज़्यादा फोकस करें। तो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताइएगा व्हाट आर योर सजेशंस, जो भी चीज़ें हैं। हालांकि अभी तो बैलेंस करके दोनों कोशिश की गई है कि दोनों चीज़ों पर हम लोग इक्वल फोकस करें, बाकी इट ऑल डिपेंड्स। बाकी टेलीग्राम में जाकर के यू कैन डाउनलोड द मटेरियल, टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है।